आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे किसका, यूपीएसएससी पेट मॉडल पेपर 2023 का। इसका अर्थ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पेट परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा, प्रारंभिक अर्हता टेस्ट परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 दिया है, सूची 1 में दिए गए वर्षों का मिलान सूची 2 में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में वर्ष दिया गया है और सूची 2 में उसके कार्य दिए गए हैं, लेकिन ये क्रम से नहीं है, इसको क्रम से बताना है। और ये कूट के अंतर्गत विकल्प ए बी सी डी दिया गया है, ये कौन सा विकल्प किस प्रश्न के हिसाब से सही है। तो देखिए 1564 में अकबर ने क्या किया था, जजिया कर का उन्मूलन किया था, यानी ए का पहले का सी हो जाएगा। दूसरा 1575 में क्या किया था, इबादत खाना की स्थापना किया था, तो ये दूसरे वाले में डी देख लेंगे। तीसरा 1579 में उसने क्या किया था, मजहर की उद्घोषणा किया था। 1582 में क्या किया था, 10 साला सिस्टम लागू किया था। तो यानी पहले का पहले मिलान करेंगे सी, तो पहले में देखिए क्या दिया है, बी दिया है, ए दिया है, सी दिया है, तो इसी से एक से मिल गया कि सी क्वेश्चन सही है। वैसे आप लोगों को इस तरह से मैंने बता दिया और आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। इस प्रश्न का सही उत्तर है महमूद गजनवी, विकल्प बी महमूद गजनवी। इस प्रश्न का उत्तर सही। संस्कृत में अव्यक्त मेकम जो है कि ये क्या लिखवाया था, अव्यक्त मेकम संस्कृत में लेख लिखवाया था, अव्यक्त मेकम अवतार, यानी किसका अव्यक्त मेकम अवतार, ये नाम का जो है कि सिक्के पर जो है कि संस्कृत में लेख लिखवाया था एक साइड में। तो ये महमूद गजनवी अपने सिक्कों में, चांदी के सिक्कों में अव्यक्त मेकम अवतार लिखवाया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। तकोलम का युद्ध दक्षिण भारत में किसके बीच हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। ये प्रश्न का विकल्प बी सही है। चोल नरेश परांतक प्रथम को राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने जो है कि पराजित किया था तकोलम के युद्ध में। किसने पराजित किया था, राष्ट्रकूटों शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था। ये अगर पूछ सकता है कि चोल शासक कौन था, तो परांतक प्रथम, और राष्ट्रकूट शासक कौन था, तो कृष्ण तृतीय था। तो इस दोनों के बीच में ये तकोलम का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अर्धमागधी। अगला प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में ये कब की घटना है, नवपाषाण कालीन की घटना है, और ये कहाँ पर मिला है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में मिला है, और बुर्जहोम में मानव शवों के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। अगला प्रश्न देख, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, ये 1784 में आया था। किस लिए आया था, इस कमेटी में कितने लोग थे, 6 सदस्य थे, जो व्यापारिक मामले को छोड़ करके, किस मामले को, व्यापारिक मामले को छोड़ करके सैनिक, असैनिक और राजस्व मामले की देखभाल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से, तो आप इस प्रश्न में आपको अलग से ये बता दिया गया है, आप लोग इसे समझ लीजिए। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे। आचार्य विनोबा भावे कब गिरफ्तार हुए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सविनय अवज्ञा आंदोलन
और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1930 में शुरू किया गया था। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये साबरमती आश्रम से दांडी जा कर के नमक कानून तोड़ करके इस आंदोलन को समाप्त किया गया था और ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जलियांवाला नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 13 अप्रैल 1919। इस घटना को जो है कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये पंजाब में है, अमृतसर में है। ये किस लिए हुआ था? तो यहाँ पर जलियांवाला बाग में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। इसी के विरोध में वहाँ जनता जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई थी और इस आधार पर वहाँ पर जो है कि जनरल डायर द्वारा गोली चलवा दिया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस घटना के पश्चात एक और प्रश्न बनता है कि इस घटना के पश्चात किसने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? तो नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी और रविंद्रनाथ टैगोर क्या कर दिए? ये नाइटहुड की उपाधि, कौन सी उपाधि? नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिए थे? ये वापिस कर दिए थे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? यहाँ प्रश्न भी कई तरह के बनते हैं। तो पहले तो बंगाल विभाजन का रद्द किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर पहले विकल्प सी सही हो जाएगा, 1911 में रद्द कर दिया गया था। अब यहाँ पर बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। अब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के समय जो भारत में आए थे वहाँ के महाराज, तो उनके द्वारा जो है कि भारत की राजधानी को दिल्ली कब लाया गया? तो भारत की राजधानी को दिल्ली लाया गया था 1 अप्रैल 1912 को। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था। कब? 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? यह महलवाड़ी यानी किसानों से संबंधित योजना है और ये जो है कि देश में 3 प्रकार की योजनाएं थी: अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये तो महलवाड़ी का पूछ रहा था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। यानी जितने क्षेत्र पर ये व्यवस्था लागू किया गया था वो महलवाड़ी प्रथा में ये 30% था। अस्थाई बंदोबस्त में कितना था? 19% भूमि था। अस्थाई में कितना भूमि था? 19% था। और जो है कि रैयतवाड़ी में कितना था? रैयतवाड़ी में जो है कितना हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा। तो ये लगभग 51% भाग जो है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है कि भारत की भूमि थी। अगला प्रश्न देखते हैं अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे नदी लंबी पूछ रहा है, अपवाह की क्षेत्र से पूछ रहा है, न कि विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी लंबी पूछता तो नील नदी हो जाती, लेकिन ये अपवाह की क्षेत्र से पूछ रहा है तो ये अमेजन नदी होगी। विकल्प बी सही है। अमेजन नील नदी के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है विश्व की। इसकी लंबाई 6750 किलोमीटर के बराबर है। 6750 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत, उत्तरी अमेरिका के एंडीज पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये गिरती है। तो पहली नदी नील नदी होगी लंबी में, लेकिन अपवाह के क्षेत्र में अमेजन है। इसके बारे में जो अलग से प्रश्न पूछेगा इसका उत्तर आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। यानी प्रधान यामोत्तर रेखा और विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन यानी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, काट रहे हैं। कहाँ पर काट रहे हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अंध महासागर में। अगला प्रश्न है तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसमें जो है कि भारत में मानसून
जो है कि क्या होता है, जून लास्ट से लेकर के जून से सितंबर तक होता है। जब ये लौटता हुआ मानसून होता है तो ये तमिलनाडु में बारिश कराता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नवंबर दिसंबर, यानी लौटते हुए मानसून से यहाँ बारिश होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगता है। ये विकल्प दिया है और इनको कूट बना करके बताना है। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो सबसे पहले तो पंजाब उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है, राजस्थान लगता है, झारखंड लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है। यानी एक को छोड़ करके ये कूट में देखिए कौन सा विकल्प आ रहा है, तो बी आ रहा है। 2, 3, 4 राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये प्रश्न का विकल्प बी सही है। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि पूछ रहा है कि 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना में दशकीय वृद्धि उत्तर प्रदेश की कितना थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 20.09। अगर भारत का पूछा जाएगा कि 2001 से 2011 के बीच में भारत में दशकीय वृद्धि कितनी थी, तो 17.07% थी, 17.07% था। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न पर अगर कोई भारत के बारे में पूछ ले तो इसका 17.07% होगा। अगला कह रहा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको सेज कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अप्रैल 2000 में ये किया गया था। अगला प्रश्न है, अदृश्य निर्यात इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या है। इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या है, यानी जो दिखाई नहीं देता है। जो वस्तुओं का हम आयात निर्यात करते हैं वो तो दिखाई देता है, लेकिन सेवा क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं वो विकल्प ए सही है, सेवा का निर्यात, ये जो है कि दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 में किया गया था। और इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय पूछेगा तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, गिल्ट बाजार किससे संबंधित है। गिल्ट बाजार किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न को देखिए, तो गिल्ट बाजार ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। और ये सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। भारत सरकार के नीति आयोग, जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है, में नीति का पूरा स्वरूप क्या है, यानी फुल फॉर्म इसका पूरा नाम पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रीटी इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय समेकित संधि संस्थान। राष्ट्रीय समेकित संधि संस्थान यानी ये नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर ये बना है। और विकल्प सी सही है। ये कब बना है, जनवरी 2015 में बना है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष पीएम होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी सही है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं। बी, वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। सी, 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह है। और डी, वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, पंचायती राज के सदस्य के लिए अर्ह योग्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है।
तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है कि डी है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, वित्त मंत्री नहीं करता है, राज्यसभा का सभापति नहीं करता है और भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, और धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा इसे पारित करे या न करे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यानी संसद सदस्य का जब चल रहा है सत्रकाल, तो उसमें जो है कि लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले सदस्य की सदस्यता जा सकती है, अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उत्तर बी सही है, विकल्प बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर या सदन में न आने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? विधि के शासन के रूप में एक कह रहा है शक्तियों का परिसीमन, बी विधि के समक्ष समता, और 3 नंबर कह रहा है सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, और चौथा कह रहा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, तो ये तो जो कि शक्तियों का परिसीमन है, विधि के समक्ष समता है, लेकिन ये सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व की भावना नहीं है। तो ये जिसमें 3 होगा वो विकल्प सही नहीं होगा। बाकी 1, 2, 4 सही है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प सी है, 1, 2, 4। 1, 2, 4। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? यानी भारत का संविधान का अधिकांश भाग किससे लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। विकल्प सी सही है, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, रक्त होता है, रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक, बी एक उपकलित ऊतक, सी ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसका पास होता है? तो मेढक के पास होता है। विकल्प डी सही है, मेढक। विकल्प डी मेढक, विकल्प डी सही है, मेढक। अगला प्रश्न है, भारी जल है एक क्या है? शीतलक है कि मंदक है कि एक प्रकार की औषधि है कि ईंधन है? तो भारी जल क्या इसमें किया जाता है? तो ये मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? श्रेणीबद्ध संयोजन, समानांतर संयोजन, श्रेणीबद्ध और समानांतर संयोजन का संयोग, और प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूरी जगह समानांतर संयोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है, समानांतर संयोजन। समानांतर संयोजन इस प्रश्न का सही उत्तर है। समानांतर क्रम में जोड़ने से जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सभी में प्रतिरोध एक समान रहता है और प्रतिरोध न्यूनतम होता है, इसलिए समानांतर संयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल ये किसके नापने में? वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए। विकल्प सी, वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न जो है कि क्या है, आइए देखते हैं। यहाँ से अब मैथ का प्रश्न शुरू होगा। मैथ का हम बाद में आप लोग को एक अलग से जो है कि वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल मैथ के ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप लोग को मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कमायनी के रचनाकार है। कमायनी किसकी रचना है? तो ये जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है, दूध का धुला होना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का धुला हुआ, ये दूध क्या होता है? स्वच्छ होता है, साफ होता है। तो उसी तरह से जो है कि इसमें क्या होगा? निर्दोष विहीन व्यक्ति होगा, यानी निर्दोष होना। यानी विकल्प ए सही है, निर्दोष होना। विकल्प ए निर्दोष होना। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो इस प्रश्न में दिया है, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ,
तुम इसके दाम देते जाओ और तुम इसका दाम देते जाओ। तो इस प्रश्न का सही वर्तनी होगा प्रश्न संख्या बी, तुम इसका दाम देते जाओ। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी भिन्नार्थक है अवधि अवधि, अनुचर नौकर, आदि अंत, अभिनय नाटक। यानी भिन्नार्थक है अवधि और अवधि। ये अवधि समय से है और अवधि ये भाषा से संबंधित है। तो इसका जो है कि समरूप भिन्नार्थक है इस प्रश्न का, ये विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पूछ रहा है कि पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शशि भी है, चांद भी है और विदु भी है, केवल सूत नहीं है। तो विकल्प सी सूत नहीं है, विकल्प बी सूत नहीं है। प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम पूछ रहा है। मोहिनी अट्टम कहाँ से है? ये केरल से है, केरल से है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को अन्य राज्यों का भी बता दें। उड़ीसा में क्या चलता है? ओडिसी, ओडिसी यहाँ पर है उड़ीसा में। कर्नाटक में क्या है? यक्षगान है, यक्षगान है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। तो इस प्रश्न में देखिए, उड़ीसा में ओडिसी, कर्नाटक में यक्षगान, केरल जो है कि मोहिनीअट्टम का है और तमिलनाडु में भरतनाट्यम। इस प्रश्न को आप लोग चाहे मोहिनीअट्टम का पूछ ले, चाहे किसी राज्य का दे करके पूछ ले, और तो इसलिए हर राज्य का आप लोग के पास जो है कि इसका व्याख्या कर दिया गया है। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन है, जलवाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी सभी जो है कि गैसें क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के दो मूल घटक क्या है? पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जीवी और अजैवीय, जीवी और अजैवीय। इस प्रश्न का विकल्प जीवी और अजैवीय। देखिए थोड़ा सा जो है कि हिल जा रहा है तो धुंधला हो जा रहा है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने किया था? अगर प्रश्न आ जाए तो ए.जे. टांसले। कब किया था? 1935 में। 1935 में इसकी खोज किसने किया था? ए.जे. टांसले, ए.जे. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र का खोज 1935 में किया था, ए.जे. टांसले ने। थोड़ा धुंधला हो जा रहा है, हिल जा रहा है पेज, तो इसलिए जो है कि पारितंत्र के मूल घटक हमने लिख दिया। अब साफ आप लोग को दिख रहा होगा 1935 में ए.जी. टांसले ने किया था। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर डैश डैश की राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो ये भारत के संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, सबको आता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? यानी ये क्या है? सारे देश और द्वीप का नाम है, लेकिन ये अंटार्कटिका क्या है? किसी देश का भूमि नहीं है और न किसी का स्वामित्व है। तो ये विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा किसमें? राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को। विकल्प सी सही है, 12 सदस्यों को। और ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से होंगे? तो 12 सदस्य साहित्य के भी क्षेत्र से होंगे। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, समाज सेवी जो होंगे उनके लिए। ये 4 क्षेत्रों से इन 12 सदस्यों का क्या किया जाता है? राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य को मनोनीत करता है।
प्रश्न है, डैश दिया है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। किसका है? ए कह रहा पतालेश्वर, बी भैरव, सी दूधनाथ और डी कैलाशनाथ जो है कि, तो इस मंदिर का विकल्प डी सही है, कैलाशनाथ। विकल्प डी कैलाशनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कैलाशनाथ जो है कि ये है। किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है। ये प्रश्न बहुत ही प्यारा है और इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। विकल्प डी। देखिए थोड़ा सा धुंधला हो जा रहा है, थोड़ा सा सही करें। विकल्प डी जो है कि इस प्रश्न का सही है। थोड़ा सा सही आ जाओ भाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसमें जो है कि कौन सा पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, इसको कब किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है कि 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर राज्य के सांबा जिला के पल्ली गांव को ये क्या कर दिया गया था? कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया था। जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है? सांबा जिला है और पल्ली गांव है। गांव का नाम पूछेगा तो पल्ली होगा और ज़िले का नाम पूछेगा तो सांबा होगा। और ये कब? अप्रैल 2022 में किया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बागसीर क्या है? बागसीर क्या है? तो बागसीर एक पनडुब्बी है। बागसीर क्या है? एक पनडुब्बी है। जो एक बागसीर क्या है? एक पनडुब्बी है। अगला, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? ये प्रश्न दिया है और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिया गया है। क्या? अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर, अमृत सरोवर अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? ये अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में, विकल्प बी रामपुर जिले में स्थापित किया गया है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया था? यानी भारत और पाकिस्तान 10 अप्रैल 2022 को किया गया था कच्छ और पोरबंदर, जूनागढ़ और नडाबेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विकल्प डी नडाबेट। नडाबेट किस जिले में है? ये बांसकाठा, गुजरात के बांसकाठा जिले में ये स्थित है और वहीं पर ये जो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा दर्शन का लोकार्पण किया गया। नडाबेट नामक स्थान पर ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में है। अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का जो है कि विकल्प ए दिया है, ग्वाउलजारा, मैड्रिड, तिलबिसी और कोनार्की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ग्वाउलजारा। ग्वाउलजारा विकल्प ए सही है, ग्वाउलजारा। अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधबाड़ी उद्घाटन कहाँ किया गया है? दूधबाड़ी स्टेशन का कहाँ उद्घाटन किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुजरात। विकल्प बी गुजरात। इससे संबंधित और प्रश्न जो है कि जान लीजिए कि इस प्रश्न में और क्या क्या जो है कि प्रश्न बन सकता है। इस प्रश्न का जो है कि क्या कह रहा है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधबाड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। गुजरात में ये 17 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? बनास डेयरी दुग्ध सामुदायिक रेडियो स्टेशन। इसका नाम क्या था? बनास दुग्ध रेडियो स्टेशन। इस दुग्ध स्टेशन का नाम क्या है? बनास डेयरी दुग्ध रेडियो स्टेशन का नाम दिया गया है। तो बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन नाम दिया गया है और ये है कहाँ पर?
तो इसके पहले बनासकांठा वाला डिस्ट्रिक्ट आया था जो भारत पाकिस्तान के सीमा दर्शन के लिए खोला गया था उस पर, तो ये भी वहीं पर बनासकांठा में ही जो है कि ये क्या बनाया गया, बनास डेयरी दुग्ध रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। और ये मुख्य तौर पर किसके लिए स्थापित किया गया है, पशुपालकों के लिए, जो पशुपालक है होते हैं दुग्ध डेयरी वाले, उनके लिए ये रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में बीणा पाड़ी मोहंती का निधन हो गया। बीणा पाड़ी मोहंती का निधन हो गया, वे कौन थी? ये महिला है। ये क्या है? एक ये लेखिका है। क्या है? ये एक लेखिका है। ये कहाँ की है? अगर इस प्रश्न का उत्तर और डिटेल में पूछा जाए तो ये कहाँ की थी? तो ये उड़ीसा की साहित्य की रचनाकार थी। उड़ीसा की ये जो है कि उड़ीसा की साहित्यकार हैं और ये जो है कि बीणा पाणी मोहंती का निधन हुआ गया था। ये लेखिका है और ये कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा की। अगला है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है? देश के पहले नागरिक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? सांस शुरू किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कर्नाटक। विकल्प डी, कर्नाटक। 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। यह किस नदी पर स्थित है? क्वार, ये जो है कि नाम है जल विद्युत परियोजना का, क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई चिनाब नदी। विकल्प डी, चिनाब नदी। विकल्प डी, चिनाब नदी पर ये किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ये अवार्ड किसे दिया गया? सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो। विकल्प ए सही है, सर डेविड एटनबरो। इस तरह से आप लोगों का लगभग करीब जो है कि 65 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराया गया। बाकी के क्वेश्चन आप लोग को जो है कि हिंदी का गद्यांश आते हैं और इंग्लिश के गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप लोग गद्यांश से कर लेंगे। बाकी इसमें अब बच जाता है आपका 5 रीजनिंग और 5 मैथ क्वेश्चन बच जाता है। तो 60 और जो है कि उधर मान लेते हैं और जो है कि 20, 80 यानी लगभग 70 क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है। 70 क्वेश्चन को जो है कि हल कराया जा चुका है और बाकी जो बचे हैं 5 रीजनिंग और 5 मैथ, और आप लोग जो है कि इसको तो कर ही सकते हैं। हाँ, एक जो है कि ग्राफ का आता है 5 नंबर का, 65 नंबर का ही हुआ है, 5 नंबर का ग्राफ टाइप का क्वेश्चन आता है, वो भी आप लोगों को अगली वीडियो में कराया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए और जो है कि सब्सक्राइब कीजिए और पेट में सफल हो यही मेरी आप लोगों के साथ जो है कि आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।